हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काविस अकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डी एंट्रेंस एग्जाम एमएससी जोलॉजी 2020 पेपर सॉल्यूशन। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। उस पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक क्वेश्चंस। तो वीडियो नहीं देखिए देन प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लेना, अदरवाइज वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज इंक्लूड इन न्यू ट्रॉपिकल फ्यूनल रिलम। तो यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंट के बारे में पूछा गया है, इज इंक्लूड इन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, साउथ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 22, डार्विन फीचर्स रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ। तो आपने डार्विन के बारे में आपने सुना होगा कि वो गैलापागोस आइलैंड में जाते हैं, तो वहाँ पे जो फ्रेंचेस है वहाँ पे उनको देखते हैं। तो उनकी कुछ खास बात होती है कि उनका जो एवोल्यूशन, जो उनके जो स्पीसीज़ है, फाइलोजेनेटिक जो स्पीसीज़ है वो सबकी एक है, बट हैबिटेट के बेसिस पे वो सबके सब डिफ्रेंशिएट हो गई। हैबिटेट के बेसिस पे कैसे, लाइक उनकी जो फीडिंग हैबिटेट के बेसिस पे, तो अलग अलग फ्रेंचेस अलग अलग फूड पे, लाइक उनका फूड हो गया, तो उस वजह से इनका जो बिग का जो शेप है वो सबका क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। तो वही चीज़ है कि यहाँ एक पॉइंट से लाइक डाइवर्स हो रही है, उसी को हम बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन या फिर डाइवर्जन एवोल्यूशन। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है थर्ड करेक्ट। फिर अगर हम बात करते हैं कन्वर्जन एवोल्यूशन, तो उसका आपको पता है कि डाइवर्सिटी रिलेटेड जो स्पीसीज होती है वो उनकी कॉमन अडेप्टेशन होती है, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन एवोल्यूशन। कैसे, लाइक दो डिफरेंट स्पीसीज है एंड दोनों की जो हैबिटेट है वो सेम है, सो वो आ जाएगा आपका कन्वर्जन एवोल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पैरेलल एवोल्यूशन में ये है कि दो कॉमन एंसेस्टर, फिर यहाँ पे दो स्पीसीज अलग से यहाँ पे मीन्स दोनों एक दूसरे के रिलेटेड नहीं है। दोनों की मीन्स लाइक ह्यूमन की स्पीसीज है, मंकी की स्पीसीज, दोनों स्पीसीज अलग अलग है एंड दोनों अपनी दोनों के बीच में डिस्टेंस भी बराबर होती है। ओके, तो वो आपका पैरेलल एवोल्यूशन के अंदर आता है, उसका डिटेल में आप पढ़ लेना। फिर आपका आता है को एवोल्यूशन। इसका मतलब होता है कोई एक स्पीसीज, मान लो कि स्पीसीज ए वो कन्वर्ट हो जाती है स्पीसीज बी के अंदर, तो इस टाइप का लाइक एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में चेंज हो गई, तो उसको हम बोलते हैं को एवोल्यूशन। ओके, उसको हम रेसिप्रोकल एवोल्यूशन भी बोलते हैं। सो ओवरऑल आपका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एडेप्टिव रेडिएशन। Question number 23. A novel phenotypic trait that help in the success of taxonomic group and its subsequent radiation is called. तो ये आपका होता है की इनोवेशन। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। The extinction of dinosaur occur as a result of mass extinction event that took place at the। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ऊपर है, तो इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपको है तो ये आप क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे। इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आपको हर एंट्रेंस एग्जाम में, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम हो, हर सब एंट्रेंस एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो आपको पता है कि जो मेसोजोइक एरा है उसकी थ्री पीरियड होते हैं। एक होता है आपका ट्रायसिक पीरियड, दूसरा होता है आपका जोरासिक पीरियड, तीसरा होता है आपका क्रस्टेशियस। तो ट्रायसिक पीरियड है, उसके अंदर फोर्थ मास एक्सटेंशन होता है एंड यहाँ पे सबसे पहले आपका डायनासोर का ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट डायनासोर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, जो जोरासिक पीरियड है उसके अंदर आपका डायनासोर का लाइक होता है ना डाइवर्सिफिकेशन, और यहाँ पे लार्ज साइज की जो रेप्टाइल्स है वो आपको मिलते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे हम इसको बोलते हैं एरा ऑफ रेप्टाइल। ओके, एंड एक चीज़ और है यहाँ पे जोरासिक पीरियड में, ये है कि यहाँ पे फर्स्ट बर्ड का ओरिजिन होता है। तो ये तो होगा नहीं आंसर, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन पूछा गया। सी आपका क्या है, क्रस्टेशियस में आपका फिफ्थ मास एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे भी मास एक्सटेंशन होता है एंड यहाँ पे जो डायनासोर है उसका भी एक्सटेंशन यहाँ पे हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो लास्ट एज की जो रेप्टाइल है वो लॉस्ट हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, क्रस्टेशियस पीरियड कहाँ पे दे रखा, ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर एंड क्रस्टेशियस। सो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा आपका करेक्ट। ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसके बारे में एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, इसके बारे में आप बेसिक नॉलेज ले लेना। क्वेश्चन नंबर 25, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एविडेंस फॉर द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में आपको पता है कि डार्विन है ना, डार्विन के बारे में, लैमार्क के बारे में, म्यूटेशन थ्योरी एक्सेट्रा, ये सारी थ्योरीज यहाँ पे थी। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपको क्या पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट एविडेंस फॉर द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इम्पॉर्टेंट एविडेंस
किसकी प्रेजेंस में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पूछा गया सो आपका होमोलोगस एंड द एनालोगस, सॉरी होमोलोगस एंड द वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स जो पहले पहले एंसेस्टर में हुआ करते तो हमारे अंदर नहीं है, बट हमारे अंदर फंक्शन नहीं करते, बट हमारे अंदर प्रेजेंट है, तो इसकी बेसिस हम ये कह सकते हैं कि हाँ एंसेस्टर, हम इस एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। एंड सेकेंड है होमोलोगस ऑर्गन, मीन्स सेम ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन, मीन्स आपका दो डिफरेंट स्पीसीज है उसका सेम ऑर्गन है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों किसी सेम स्पीसीज से पहले बिलोंग करते थे, बाद में उसका हैबिटेट के बेसिस पे वो चेंज हो गए, है ना। तो इन दोनों एविडेंस की मीन्स ये इंपॉर्टेंट एविडेंस है फॉर द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर आपका होगा सेकेंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, बर्गमैन्स रूल रिफर टू जनरली टेंडेंसी ऑफ अ मैमल टू बी। तो यहाँ पे आपको बर्गमैन्स रूल के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि ये अर्थ है, ओके, ये वाला एरिया क्या होता है, पोल वाला रीजन है, एंड ये वाला रीजन क्या है, इक्वेटर। तो जब हम यहाँ पे इक्वेटर से जब पोल की साइड जाते हैं, ध्यान से सुनना, इक्वेटर से पोल की साइड जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कम होने लगता है ना। मीन्स यहाँ पे पोल वाले एरिया में क्या होगा, ठंड रहेगी। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हैबिटेट के बेसिस पे, उनकी जो हैबिटेट के बेसिस पे उनका जो बॉडी का जो होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन कैसे, अगर कोई ऑर्गेनिज्म पोल के अंदर रह रहा है तो उसकी जो बॉडी की जो साइज़ है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। बॉडी की साइज़ ज़्यादा है तो उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, कम होगा। सरफेस एरिया कम होने का रीज़न क्या है कि वो क्योंकि पोल वाले एरिया के अंदर है तो सरफेस एरिया कम होगा तो हीट लॉस भी कम होगा, ताकि वो ठंड के अंदर आराम से रह पाएंगे। तो यहाँ पे हीट लॉस होगा, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो ओवरऑल चीज़ ये है कि अगर कोई पोल के अंदर रह रहा है, कोल्डर रीजन के अंदर रह रहा है, तो उसकी जो बॉडी साइज है लार्जर इन साइज, ओके, एंड उसका सरफेस एरिया कम होगा एंड हीट लॉस भी कम होगा। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका हो रहा है करेक्ट। लार्ज साइज इन कोल्डर रीजन, कोल्डर रीजन मीन्स पोल एरिया के अंदर वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसकी जो साइज है वो क्या होगी, लार्ज होगी, एंड सरफेस एरिया कम होगा। स्मॉलर इन साइज ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है तो ये तो होगा नहीं। एंड डार्कर पिगमेंट इन द लाइटर पिगमेंट, यहाँ पे बर्गमैन रूल में यहाँ पे कोई पिगमेंट की बात नहीं की गई है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट। ये जो इकोलॉजिकल रूल्स है बर्गमैन्स रूल, एलेंस रूल्स है ना, बहुत सारे रूल्स हैं, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा ऐसे पता होना चाहिए। एंड एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। एवोल्यूशन इज द गोल ओरिएंटेड, क्या एवोल्यूशन गोल मीन्स एक सोचा समझा होता है क्या, मीन्स कि अब हमारे बाद ये बनेगा, इसके बाद ये होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। हमें भी नहीं मीन्स ये बिल्कुल पता नहीं होता है कि अब आगे हमारे बाद आगे कौन सी स्पीसीज का न्यू ओरिजिन होगा, तो वो हमें भी नहीं पता है। तो ओवरऑल चीज़ ये है कि एवोल्यूशन कभी भी गोल नहीं होता है। तो ये तो आपका हो गया इनकरेक्ट। सेकेंड है आपका म्यूटेशन इज़ ऑलवेज हार्मफुल। तो क्या म्यूटेशन हमेशा हार्मफुल होता है, नहीं, यूज़फुल भी होता है। तभी तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस दिख रहे हैं, क्यों, बिकॉज पहले कुछ हुआ होगा, म्यूटेशन की वजह से कुछ न्यू स्पीसीज का ओरिजिन हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी ऑलवेज हार्मफुल तो नहीं होगा ना। थर्ड आपका दे रखा है वेरिएशन आर द नेसेसरी फॉर द नेचुरल सिलेक्शन। क्या नेचुरल सिलेक्शन के लिए वेरिएशन जरूरी है। वेरिएशन आर नेसेसरी फॉर द नेचुरल सिलेक्शन, है ना। तो ये आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब कोई भी स्पीसीज नेचर के थ्रू सिलेक्ट होगी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, तभी तो वो नेचर में अडेप्ट होगी। अदरवाइज सारी स्पीसीज हो जाती है, बट कुछ स्पीसीज सिलेक्टेड होती है बिकॉज वो नेचर के साथ वो अडेप्ट होना हो जाती है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड होगा करेक्ट। फोर्थ में क्या दे रखा है, स्पेसिएशन ऑलवेज, क्या दे रखा, ऑलवेज, है ना। रिक्वायर्स जियोग्राफिकल आइसोलेशन, क्या स्पीसीज के अंदर हमेशा जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से स्पेसिएशन होता है। पहली बात ये आती है कि स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होना। तो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन आपका ठीक है कि ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से होता है। तो आपका ये आपका एग्जाम्पल होता है, ये जो डेफिनेशन है वो एलोपैथिक स्पेसिएशन की वजह से होती है ना। तो ये आपका ठीक है डेफिनेशन, बट यहाँ पे ऑलवेज दे रखा है। तो स्पेसिएशन अलग अलग टाइप का होता है, एक होता है आपका सिम्पेट्रिक, एक होता है एलोपैट्रिक, एक होता है आपका पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन का मतलब होता है, सिम मतलब साथ में, मीन्स दो स्पीसीज साथ, कोई स्पीसीज है तो यहाँ पे एक स्पीसीज है वो किसी रीज़न की वजह से दूसरी स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहाँ पे कोई ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं हुआ, तो ये तो होगा नहीं, है ना। तो मीन्स यहाँ पे कुल मिला के ये ऑलवेज वाला
वो हट ही गया, क्योंकि सिम्पैथिक स्पेसिएशन में जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होता है। फिर आता है पैरापैथिक स्पेसिएशन, मीन्स कोई स्पीसीज से पास में लाइक कहीं चली जाती है, फिर यहाँ पे न्यू स्पीसीज का लाइक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वहाँ पे भी कोई जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं हुआ है। तो ये कुछ एग्जाम्पल, ये आपका स्पेसिएशन के टाइप होता है। और ये आपका दे रखा ना, जो स्पेसिएशन ऑलवेज रिक्वायर जियोग्राफिकल, ये आपका है पैरापैथिक स्पेसिएशन का। तो ओवरऑल आपका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 28, फिलोसफी जोलॉजिक वॉज रिटन बाय, तो ये किसके थ्रू लिखी गई थी? ये आपके लेमार्क के थ्रू, ऑप्शन नंबर 2nd होगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, विद इन a small population variation can be occur in gene frequency by chance rather than the natural selection, it may be referred to as। पहले तो आपको क्या दे रखा है, स्मॉल पॉपुलेशन, ओके, और यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है किसके थ्रू? बाय चांस इवेंट के थ्रू, मीन्स एकदम से, नेचुरल सिलेक्शन नहीं है यहाँ पे। तो देखो दो चीज़ें दे रखी, एक तो दे रखा है आपका बाय चांस इवेंट, एक दूसरा दे रखा है स्मॉल पॉपुलेशन। तो ये जो क्वेश्चन है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट से आ रखा है। तो यहाँ पे जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। ओके, सो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है ना कि यहाँ पे ऐसे देखो आप कि ये कोई पॉपुलेशन है एंड इसके लाइक कुछ भी कोई कैटास्ट्रॉफिज में हो गया, लाइक अर्थक्वेक आ गया, डिजीज़ हो गई, या फिर वोल्केनिक इरप्शन कुछ भी हो गया, इसकी वजह से कुछ लार्ज पॉपुलेशन एकदम से लाइक डेस्ट्रॉय हो जाती है, और फिर इसमें छोटी सी वैसे स्पीसीज यहाँ पे जो बची है वो रहेगी एंड वो अपने नंबर को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ओवरऑल चीज़ क्या है यहाँ पे, अब्रप्ट चेंज इन अलील फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे जो अलील फ्रिक्वेंसी में क्या होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। और ये किसके अंदर देखने को मिलता है हमें, स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर, मीन्स स्मॉल जो पॉपुलेशन की जो साइज़ है वो छोटी होती है एंड जो इवेंट होता है वो कैसा होता है, बाई चांस इवेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा C 3rd करेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस लाइक बहुत बार आ चुका है, तो आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 30, मोनार्क एंड द वाइसोरी बटरफ्लाई इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो आप देखो ये जो बटरफ्लाई है ये कैसी होती है, ये आपकी होती है नॉन टॉक्सिक, ओके, एंड ये वाली बटरफ्लाई होती है आपकी टॉक्सिक। तो आप देखो प्रीडेटर किसको खाएगा, नॉन टॉक्सिक को खाएगा। तो इस कंडीशन में ये जो बटरफ्लाई है ये क्या करेगी, इसकी कॉपी कर लेगी, मोनार्क की लाइक मिमिक्री कर लेगी। तो इस कंडीशन में प्रीडेटर को ऐसा लगेगा कि ये जो ये क्या है, ये विसरी बटरफ्लाई नहीं, ये कौन सी बटरफ्लाई है, मोनार्क, तो वो उसको खाएगा नहीं। तो इस टाइप का जो इस टाइप की जो मिमिक्री होती है वो क्या होती है, ओके। तो यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे किसको प्रॉफिट हो रहा है, मोनार्क को बिल्कुल भी प्रॉफिट या फिर लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा है, बट जो वाइसरी बटरफ्लाई है उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज वो प्रीडेटर के थ्रू यहाँ पे खानी मीन्स ईट नहीं कर जा रही है। सो यहाँ पे आपको देखते हैं कि ऑप्शंस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मिमिक्री क्या होती है। मिमिक्री हम किसी चीज़ की कॉपी करते हैं, दैट इज़ नॉन एज अ मिमिक्री। अब मिमिक्री में दो चीज़ें होती है, एक होता है मॉडल होता है, दूसरा होता है मिमिक। मॉडल मीन्स जिसकी हम कॉपी कर रहे हैं एंड मिमिक्री जो कॉपी कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे 2 टाइप की मिमिक्री होती है, एक होता है बैटसन, इसको हम बैट्सियन मिमिक्री बोलते हैं, एक होता है मुलेरियन, जो मुलेरियन दी थी, जो मुलेरियन मिमिक्री होता है। तो यहाँ पे बैट्सन मिमिक्री में क्या होता है कि जो मॉडल होता है ना, जो मॉडल होता है उसको ना कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है, ना प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है, ओके। जो मिमिक होता है उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। बाद में आपका आता है मुलेरियन मिमिक्री, उसके अंदर जो मॉडल होता है उसको भी फ़ायदा होता है, उसको भी प्रॉफिट होता है, एंड जो मिमिक होता है उसको भी प्रॉफिट होता है। तो ओवरऑल चीज़ ये है कि जो बैटसन मिमिक्री है उसके अंदर जो मॉडल है उसको ना ही कोई प्रॉफिट होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, बट जो मिमिक करता है उसको प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे विसेरी बटरफ्लाई में ये तो हुआ, इसने क्या किया, मोनार्क की कॉपी की, क्यों, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है ताकि वो प्रीडेटर से ईट नहीं हो पा रहा है, ओके। बट मोनार्क को कुछ ना फ़ायदा हुआ ना यहाँ पे नुकसान हुआ। तो ओवरऑल ये किसका एग्जाम्पल है, बैटसेरियन मिमिक्री का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर आपका होगा 2nd करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, ये जितने भी क्वेश्चंस आए ना आपके 21 से लेके 30 तक, 10 क्वेश्चन आपके एवोल्यूशन से आए, सोच लो ये यूनिट आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31, द करेक्ट रूट थ्रू विच अ पल्स मेकिंग इम्पल्स इन द हार्ट इज। ये जो हार्ट वाला टॉपिक है, जो इम्पल्स वाला टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, देखो पहला आपका यहाँ से आता है एस ए नोड, देन आएगा आपका ए वी नोड, देन आपका आएगा ए वी बंडल को हम बंडल ऑफ हीस बोलते हैं, देन आएगा
परकिंजे फाइबर। देखो ऑप्शंस कहाँ दे रखा है, सबसे पहले आपका एनएन नोड, देन एवी, देन बंडल ऑफ फिश, देन परकिंजे फाइबर, देन हार्ट मसल्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सेकंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल बाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। तो आपको पता है कि जो नर्वस सिस्टम है अगेन टू टाइप में डिवाइड है। एक होता है आपका पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, दूसरा है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आ जाती है, बट पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम में आपका आता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड द सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो होता है वॉलेंट्री, मीन्स जिसका नहीं नॉन वॉलेंट्री, ओके, जिसका कंट्रोल में जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो आपका होता है वॉलेंट्री, मीन्स जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे बॉडी के अंदर लाइक हार्ट रेट आ जाना, बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन होना, है ना, वो सारा आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज द पेरिस्टेलिस। पेरिस्टेलिस का मतलब पेरिस्टेलिस मीन्स लाइक आप ये बोल सकते हो कि हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट, लाइक ये इसोफेगस है, यहाँ पे जब फूड हम जब स्वेल करते हैं खाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे इसोफेगस से ट्रांसफर होते हुए स्टमक में जाता है, तो यहाँ पे वो इस टाइप का मूवमेंट करते हुए फूड जाएगा, है ना। ये जो मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टेलिस। अलग अलग स्टमक के अंदर भी होता है। तो आपका जो आंसर है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मैचअप करना है। तो आपको पता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होगी, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो उसका होगा थर्ड। डी का थर्ड कहाँ पे, डी का थर्ड यहाँ पे दिख रहा है हमें एक तो। फिर आपका विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी। सो सी का सेकंड कहाँ पे है, यहाँ पे सी है, सी का आपको देखना है, बेरी फर्स्ट दे रखा है ना, सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट कहाँ पे, ये रहा यहाँ पे। फिर आपका है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो आपका डी का क्या होगा, थर्ड, बी है ना, ऑप्शन नंबर बी का होगा थर्ड। ऑप्शन नंबर बी का होगा आपका रैकेट्स होगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रैकेट्स होती है, बी का आपका होगा फोर्थ। तो ऐसे करके जब हम करोगे मैचअप तो आपका जो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 4। विटामिन के की डेफिशिएंसी से हीमोरेज, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रैकेट्स, विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से बेरी एंड विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस। जो विटामिन बी1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थायमिन, है ना, जिसकी वजह से बेरी होता है, उसको हम ये बोल सकते हैं कि हार्ट बीट की डिक्रीज हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती है, नर्वस सिस्टम ये सब क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो इनकी डेफिशिएंसी ये होता है, इसका नाम क्या है, थायमिन। तो ये भी पूछा जाता है कि विटामिन बी1 को हम क्या बोलते हैं, एंड विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। तो कभी कभी विटामिन डी ना दे के आपको कैल्सीफेरॉल भी दे दी जाता है। ओके, सो ध्यान रखना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइट कंपास रिस्पॉन्स। तो इनमें से कौन सा लाइट कंपास रिस्पॉन्स है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका जियोमेट्रिक टैक्सिस। तो वैसे इसका कुछ इसका कुछ मीन नहीं होता है, बट अगर हम फिर भी हम देखें तो यहाँ पे हम साउथ एंड नॉर्थ पोल के टाइम में मूवमेंट होना उसको हम बोलते हैं जियो मैग्नेटिक टैक्सिस। सो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड हाइड्रोटैक्सिस का हम ये बोल सकते हैं कि मीन्स मॉइस्चराइजर की साइड में मूव कर, मीन्स वाटर की प्रेजेंस में या फिर मॉइस्चर की प्रेजेंस में कोई मूवमेंट हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म का, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोटैक्सिक। अगर उसकी टू वर्ड होगा तो उसको हम पॉजिटिव हाइड्रोटैक्सिक बोलेंगे, अगर उसको अवे फ्रॉम होगा, दूर होगा, तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव हाइड्रोटैक्सिक। थर्ड है आपका मीनोटैक्सिस, है ना। तो मीनोटैक्सिस हम ये बोल सकते हैं, थर्ड है आपका मीनोटैक्सिस, तो आपका होगा करेक्ट आंसर। तो मीनोटैक्सिस का मतलब होता है कि किसी टाइम कोई ऑर्गेनिज्म वो टाइम देख के या फिर सन को देख के उसका एक पर्टिकुलर एंगल की साइड में मूव करता है। लाइक बर्ड्स क्या करती है, बर्ड्स जब रात मीन्स फ्लाई करती है, देन अगेन अपनी नेक्स्ट के अंदर आ जाती है। क्यों, क्योंकि वो सन की डायरेक्शन को देख के ही वो अपने आप को डिटेक्ट करती है कि हाँ यहाँ से जाना है, यहाँ से हमें वापस यहाँ इस साइड में वापस आना है। तो इंसेक्ट हुआ, फिश हुए, बर्ड्स हुए, ये सब के सब सन कंपास या फिर टाइम कंपेस, उसको हम लाइट कंपेस भी बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा थर्ड करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, द नॉन डिसेंडेंट ऑफ टेस्टिस इनटू द स्कॉटल सैक इज रिफर टू एज। तो ऑप्शन नंबर नॉन डिसेंडेंट ऑफ द टेस्टिस इनटू द स्कॉटल सैक,
तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दैट इज़ द ऑर्कियोडेक्टोमी। ये एक कंडीशन होती है, उसके अंदर हम सर्जिकल कंडीशन में हम टेस्टिस को हम रिमूव करते हैं ना। सो यहाँ पे ऐसा कुछ दे नहीं रखा, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो होगा नहीं। सेकेंड है आपका वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी कुछ नहीं है, सिंपल सा जो वासा डिफेंसेस को हम या तो ब्लॉक कर लेते हैं या फिर उसको कट कर लेते हैं, ताकि जो स्पर्म का जो ट्रांसफर होता है वहाँ पे हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड आपका क्या दे रखा है, हाइपोगोनेडिज्म। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो मेल होता है वो इनफ हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता या फिर इनफ स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेल हाइपोगोनेडिज्म। तो ये भी होगा नहीं। थर्ड है आपका क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। सो ये आपका होगा करेक्ट आंसर। इसके अंदर क्या होता है ना कि जब बेबी का बर्थ हो रहा होता है उस कंडीशन में जब टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, तो आपको पता है कि टेस्टिस एब्डोमेन से होते हुए कहाँ जाएगी, स्कॉटम रीजन के अंदर जाती है। तो वो स्कॉटम में जा नहीं पाती, वो वहीं रह जाती है। तो या तो एक टेस्टिस या फिर दोनों टेस्टिस, तो इस कंडीशन में डिफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, तो ये जो कंडीशन होती है तो नॉन डिसेंडेड ऑफ टेस्टिस इनटू द स्कॉटन सेक, तो वहाँ पे जा नहीं पाती है। सो ऑप्शन, तो उसको हम बोलते हैं क्राइप्टोकिनेज्म। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा आपका करेक्ट। इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं मेल कैंसर भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, हाइपोसेक्टोमी ऑफ द एडल्ट फीमेल रेट प्रिवेंट टू डेवलपमेंट ऑफ। तो ये जो कंडीशन होती है, ये जो वर्ड है ये आपका फिश के बारे में भी आएगा, ह्यूमन के बारे में भी आएगा, बहुत लाइक ये टर्म्स इसके बारे में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम सर्जिकल रूप से पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर रिमूव करते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोफाइसेक्टोमी। तो यहाँ पे क्या बोला गया, हाइपोफाइसेक्टोमी ऑफ द एडल्ट फीमेल रेट टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर दिया तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, यहाँ पे सारे जो दे रखे वो फीमेल मेंस्ट्रुएशन के जो फॉलिकल्स के बारे में दे रखा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग आंसर देखते हैं। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव किया तो फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन को, जो ओव्यूलेशन के टाइम जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो होगा नहीं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो होगा नहीं। तो ओवरऑल चीज़ जो ग्राफिन फॉलिकल्स है उसका डेवलपमेंट होगा नहीं ना, प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा फोर्थ करेक्ट। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पूछा गया है कि कब कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, कब क्या होता है, एंड कौन सा हार्मोन क्या फंक्शन करता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ध्यान, तो सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। ये जो डायग्राम इसको तो आप अच्छे से देख लेना, बिकॉज इसके बारे में एक ना एक क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कब राइज होता है, कब लो होता है वगैरह। क्वेश्चन नंबर 37, मैमेलियन एक्रोसोमल रिएक्शन इज इनिशिएट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन आपका फर्टिलाइजेशन के अंदर है। तो फर्टिलाइजेशन वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो लाइक गैमेटोजेनेसिस, oogenesis है ना, इसके अंदर कौन कौन से लाइक रिसेप्टर्स होते हैं, एंड जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, स्टेप्स क्या होता है। तो वो स्टेप का भी ध्यान रखना कि कब एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, कब फ्यूज़न होता है, कब उसके अंदर कब रिसेप्टर का रिकॉग्नाइजेशन होता है। तो इन सारे इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, स्टेप्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारा टॉपिक, इसका थोड़ा डिटेल नॉलेज लेना फर्टिलाइजेशन एंड oogenesis एंड गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन है हम फर्टिलाइजेशन ऑफ मैमल्स के ऊपर है। तो एक्रोसोमल रिएक्शन के टाइम में जो होता है उसको हम एंटी फर्टिलाइन बोलते हैं, एंटी फर्टिलाइन, और उसको हम बोलते हैं ZP3। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा फोर्थ करेक्ट। जब आप ये टॉपिक आपको जब समझ में आएगा जब आपको फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक अच्छे से पता हो, एंड ये टॉपिक आप पाथफाइंडर डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर आप देख लेना, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, वैसोप्रेसिन इज सिंथेसाइज बाय। तो देखो वैसोप्रेसिन का सिंथेसाइजेशन तो कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर होता है, बट स्टोरेज आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होता है। तो यही आपका मेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है ना। सो इसके फंक्शन का क्या है, उसका स्टोरेज क्या है, इसका क्या फंक्शन है, इसमें इसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ भी होती है ना, सारा एक ऐसे वाटर, बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस करके रखता है। तो वो जितने भी लाइक फंक्शंस होते हैं वो सब के सब लाइक अच्छे से आपको पता होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा, यहाँ पे सिंथेसिस पूछा गया है। अगर आपको स्टोरेज पूछा जाता तो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, बट यहाँ पे सिंथेसिस पूछा गया है, दैट इज द, तो आपका जो आंसर होगा हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 39, इन द ऑर्गन ऑफ कोटाई एपिकल प्रोजेक्शन ऑफ हायर सेल इज इनिशिएट कॉन्टैक्ट विद इन।
ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव है, तो आपको ईयर के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ईयर का बेसिक या थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए। तो ये ईयर के अंदर होता है ऑर्गन ऑफ कॉटाइल। सो आपका जो आंसर है दैट इज़ द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन्स। ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, द हार्मोन फिज कॉज द मोल्टिंग इन अर्थोपोड इज। कुछ नहीं है, सिंपल सा मोल्टिंग हार्मोन पूछा गया है। तो आपको पता है कि जो मोल्टिंग हार्मोन है वो कौन सा होता है, एक डाइसन, है ना। तो मोल्टिंग मीन्स क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपनी आउटर जो स्किन है वो रिमूव करता है, उसका डेवलपमेंट होता रहता है। तो कम से कम लाइक हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, कोई 5-6 मोल्टिंग होती है, किसी की 2 होती है, किसी की 4 होती है वगैरह। तो वो ये जो मोल्टिंग होती है वो अपनी आउटर स्किन को रिमूव करता है, फिर उसका आगे आगे मैचुरेशन होता रहता है। एडल्ट तक आने के बाद वो मोल्टिंग खत्म हो जाती है, मीन्स लास्ट मोल्टिंग जब तक वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक उसकी मोल्टिंग होती रहती है। सो ऑप्शन नंबर आपका जो हार्मोन होता है मोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल दैट इज़ द इग्नाइसन हार्मोन। एंड बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका करेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको पेपर सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। तो अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं उसके साथ अगर वो एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करें तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बता दूँ, मेरे इस चैनल पे आपको BHU JNU हुआ, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इन सब की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल है एंड लास्ट 5 ईयर की पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।